नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। गीत, तार एंड ताल, ये एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिक कॉन्सर्ट भारत में होने जा रहा है। 3 म्यूजिशियंस और भारत के 9 शहर में ये कॉन्सर्ट आयोजित हो रहा है। और इस कॉन्सर्ट की खास बात ये है कि हमारे वडोदरा शहर के मशहूर सारंगी वादक, जिन्होंने वडोदरा से निकलकर भारत और भारत के बाहर वडोदरा का नाम रोशन किया, ऐसे इलियास खान को आमंत्रित किया गया है इस कॉन्सर्ट में। इस कॉन्सर्ट के बारे में बात करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है इलियास खान जी को। बहुत स्वागत है इलियास जी आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार इलियास जी, बात शुरू करें उससे पहले कुछ सुना दीजिए। क्या बात है इलियास जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो कॉन्सर्ट है जी, वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और क्या मकसद है ये 3 सिर्फ म्यूजिशियंस के साथ में इस कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे? दरअसल में ये जो कॉन्सर्ट है जी, ये एलियन फ्रांस जो है, एलियन फ्रांस का आपको पता होगा कि एलियन फ्रांस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड म्यूज़िक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। जी, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ रहती है इनकी। गिटार पर है नादका जी। तो नादका जी ने मुझे बहुत पहले फ़ोन किया और कहे कि भाई हम ऐसा एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जी, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इसमें जुड़ें। जी, मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, एज ए म्यूजिशियन तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि भाई मुझे अपना अगर अपने कला का प्रदर्शन, अपने म्यूज़िक को आगे बढ़ाना है, कल्चर के साथ जुड़े रहना है, और काम भी वही है। जी, हमारा काम भी वही है। जी, म्यूजिशियन सिखाना का और बजाना, सीधी बात दोनों है। चीजें। म्यूजिशियन का काम क्या है? जी, अपने म्यूज़िक को बजाए, गाए और आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाएं। तो जब ये कॉन्सेप्ट बना, हम लोग इसमें 3 आर्टिस्ट हैं। नादका जी जो हैं जी, वो बेसिकली कैनेडियन हैं। उसके बावजूद उन्होंने इंडियन म्यूज़िक को चुना। तो उन्होंने जो है जी, गिटार पे क्लासिकल वो बजाते हैं। जी, जी, तो इस पे से है गीत, गिटार, गीत। उसके बाद आता है मेरा नंबर, जी, सारंगी, हाँ, तार। जी, तो गीत और तार हो गया। तार हो गए। उसके बाद जुड़े तबला। जी, तो जैसे कि चंद्रशेखर जी जो हैं तो वो तबले पे हैं। तो
नाटका जी, मैं और चंद्रशेखर जी, हम 3 लोग मिलके इस कॉन्सर्ट को कर रहे हैं जी और ये एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है जी क्योंकि इसमें किसी मतलब समझ लीजिए कि वेस्टर्न को भी हम जोड़े रखेंगे, जी क्लासिकल के साथ जोड़ के चलेंगे और रिदमेटिक पूरा हम लोग इसको फॉर्मेट बनाएंगे। जी जी तो ये जो 9 सिटीज़ में होने वाला है ये प्रोग्राम, जी जी। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ है। जैसे आपने ये संस्था की आप बात कर रहे हैं, जी कल्चर यानी खासकर म्यूजिक का जो कल्चर है जी उसे संजो कर रखने की बात आपने जी। कही, और ज़्यादातर उसमें म्यूजिशियंस को ही जोड़ते हैं कि सिंगर्स को भी जोड़ते हैं हमेशा? नहीं, इसमें म्यूजिशियंस भी रहते हैं, सिंगर्स भी रहते हैं, जी कल्चर के साथ लेन देन होता है। जी जी अब कल्चर में आप समझ सकते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान है जी वो कल्चर से ही फेमस है पूरी दुनिया में, जी जी और उसमें भी खास करके अगर मैं कहूँ कि बड़ौदा, जी। तो कला नगरी, कला कलाकारों की नगरी, सयाजी राव की नगरी। हाँ, सर सयाजी राव जी ने जो एक सपना संजोया जी कि भाई हमारे वडोदरा के अंदर जो ये म्यूज़िक कॉलेज है इसको जो शुरू करने का जो उनका एक थीम था वो भी यही था जी कि भाई हमारे यहाँ से कलाकार निकले और दुनिया में फैले और बड़ौदा का जो नाम है कला के तहत आगे बढ़ता जाए। जी जी। और आप जैसे कलाकारों ने वो उनका सपना परिपूर्ण भी किया है कि हिंदुस्तान की कला को, हिंदुस्तान के संगीत को विदेश में आप ले गए हैं और वहाँ आपने ये परोसा है हमारा संगीत। जी, दरअसल मैं तो बहुत छोटा सैनिक हूँ इस चीज़ के लिए कहूँगा। जी। हमारे पहले तो बड़ौदा के अच्छे अच्छे मशहूर कलाकार हो गए। जी। उस्ताद फयाज़ खान साहब आफ्ताब मौसीकी, जिनके नाम से बड़ौदा का नाम होता है, जी जी नाम रहता है जी। उसके बाद भी काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हो गए। हाँ जी। पंडित सुधीर कुमार सक्सेना जी हो गए तबला के लिए बड़े अच्छे, पंडित सुंदरलाल गंगानी जी हो गए जी। हमारे शिव कुमार शुक्ला जी हो गए गाने के लिए मशहूर, और अभी भी काफ़ी कलाकार जो बड़ौदा से भी सीखते हैं और आते हैं और बड़ौदा का नाम के साथ में जुड़ते हुए आगे जाते हैं। जी जी। तो ये एक बड़ौदा के लिए बड़ी अच्छी बात है ये। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो एलियंस फ्रांस जो है, हाँ, वो नॉन कॉमर्शियल संस्था है जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसका कोलैबोरेशन है। तो जितने भी प्रोग्राम, जैसे कि मैं बीच में आपको बताऊं कि मैं नमस्ते फॉन्स हुआ था। हाँ जी। तो नमस्ते फॉन्स के अंदर भी हमें इनवाइट किया गया था। ओके। उसके अंदर हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां भी थी, उस्ताद अमजद अली खान साहब वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट गए थे। जी जी। हमें भी इनवाइट किया था, हम भी गए थे। तो वो भी फ्रांस गवर्नमेंट ने ही किया था। ओके। नमस्ते फॉन्स, कोलैबोरेशन विद इंडिया एंड फ्रांस गवर्नमेंट। जी। और अभी ये जो है ये भी इंडिया गवर्नमेंट के साथ ही कोलैबोरेट करके ही प्रोग्राम सारा कुछ डिज़ाइन करते हैं। भारत के 9 शहर की अगर हम बात करें जी, तो 9 कौन कौन से शहर हैं जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है? जी बिल्कुल। दरअसल में हम लोग इस कॉन्सर्ट की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से, बॉम्बे से। ओके। तो 30 मार्च 30 मार्च से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है हमारा। 30 मार्च को पहला प्रोग्राम जो है हम लोग बॉम्बे में करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो है भोपाल जाएंगे। 1 अप्रैल पे हम लोग भोपाल बजा रहे हैं। जी। उसके बाद में हम लोग दिल्ली बजा रहे हैं 5 तारीख को, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे चंडीगढ़। ओके। फिर चंडीगढ़ से हम लोग जो है वापस हमारा ब्रेक करेंगे छोटा सा, वापस हमारे शहर आ जाएंगे। अच्छा। 3-4 दिन के लिए। ओके। मैंने कहा भाई यार थोड़ा बीच में ब्रेक दीजिए ताकि हम अपने घर वापस आ सकें। जी जी। तो फिर वो वापस 8 तारीख को हमारा ये शो जो है बीच में 4 दिन के लिए रुकेगा। जी। उसके बाद से हम लोग वापस से जो है ये 14 अप्रैल से 14 अप्रैल से हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। ओके। 14 को बजा के 15 हम लोग बजा रहे हैं बेंगलोर। ओके। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम के बाद 20 तारीख चेन्नई है, और जो इस प्रोग्राम का जो आखिरी प्रोग्राम है वो है पौंडीचेरी। तो ये समझ लीजिए कि मुंबई से शुरू होके पौंडीचेरी तक का ये सफ़र पूरा इधर से उधर घूम रहा है। जी जी जी।
संगीत के सूर ताल मुंबई जी। से लेकर पौंडीचेरी तक जी जी जाने जी, वाले हैं। जी तो इसमें आप ये तीनों कलाकार अलग अलग जी। जगह से इकट्ठा हाँ होंगे, जी हाँ जी। तो आपको साथ में प्रैक्टिस करने का मौका मिलने वाला है कि फिर सीधा शुरू ही करेंगे प्रोग्राम जाके? सच कहूँ तो प्रैक्टिस का दिन है ही नहीं, अच्छा, ऐसा है, यानी कोई क्योंकि रियाज नहीं है नहीं साथ नहीं में? साथ में रियाज नहीं है? साथ में नहीं है, अपने हाँ, अपने घरों पे अपने रियाज अपने है। घरों पर है। और दरअसल में इंडियन म्यूजिक की एक ये सबसे बड़ी खासियत है, ओके हमारा जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है जी। उसको अगर हम सही से सीख लेते हैं, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, पूरा नहीं सीखा हूँ, जी जिंदगी भर सीखना है, जी लेकिन जो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है ना, रागों के हिसाब से होता है। अगर राग दिमाग में है हम्म, तो हम कोई से भी दुनिया के किसी भी म्यूजिक के साथ में हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर का म्यूजिक मैंने देखा जी तो मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि अगर इसने ये फ्रेम बनाया है, अगर इसने ये फ्रेज बजाया है, तो मेरे राग के हिसाब से ये क्या है, हाँ, तो मैं उस तरह से उसके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। जी जी और उसी बेस को लेके इन लोगों को अच्छा लगा जी। कि भाई मतलब इंडियन म्यूजिक का तो पूरी दुनिया में जवाब ही नहीं है। ये चर्चा, जी ये बातें हिंदुस्तान में हर शहर में देखी जा रही हैं। जी जी तो जी। जिन जिन शहरों में आप जाने वाले हो, उन सभी शहरों के लोगों को क्या कहना चाहोगे कि इस कॉन्सर्ट में आपके साथ में वो जुड़े? जी जी बिल्कुल, मैं सभी लोगों से जी हिंदुस्तान में जहाँ भी हम जा रहे हैं, हाज़िरी बजाने जा रहे हैं, जी सबसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए, इस म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए और हम तीनों ही कलाकारों को अपने ब्लेसिंग्स दीजिए। जी और बड़ौदा के लिए मैं ख़ास कहूँगा, सर सयाजी राव जी के नाम से मैं कान पकड़ के कहूँगा कि ये जो एक संजोया है ना सफ़र को, एक म्यूज़िक के सफ़र को संजोया है बड़ौदा ने, जी वो बिकॉज ऑफ सर सयाजी राव जी गायकवाड़। उनके बाद ही सारा कुछ जो ये डेवलपमेंट है ये होता जा रहा है। जी और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सब से एक मेरी दिली तमन्ना, दिली रिक्वेस्ट होगी कि हमारा काम जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ है, गाना बजाना प्रैक्टिकल करने की चीज़ है, जी तो जितना हो सके वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी और राग और ताल, जिस तरह से नाम है हमारा, गीत ताल और ताल, तो गिटार, सारंगी और तबला। तो मैं बता दूं कि दरअसल में नातका जी हैं जी और तबले पर चंद्रशेखर जी हैं और सारंगी पे मैं हूं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितना ज़्यादा हो सके आप लोग हमें ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए। और वीएनएम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतना अच्छा इंटरव्यू आपने रखा और इस म्यूज़िकल सफ़र में आप भी हमारे वीएनएम वाले हम सफ़र हैं। बात को ख़त्म करें उससे पहले एक और धुन सुना दीजिए प्लीज़।
यहाँ मैं हूँ फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जी जो पहले गायनशाला के नाम से ही बनी थी जी और आज बहुत बड़े पैमाने पे फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। जी तो दरअसल में यहाँ से, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी यहाँ थे इसी में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जी और मैं भी जब से शायद 5 साल का था तब से इस कॉलेज में जाता हूँ। ओके वालिद साहब की उंगली पकड़ के ही जाता था, जी पिताजी की, जी और तब से अभी तक हूँ भी वहाँ पे। ओके तो इस चीज़ को बढ़ावा देने में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, आपको इतना सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, दरअसल में मैं तो कहता हूँ हर कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए, जी जी क्योंकि हम अपना कल्चर लेके, अपना कलाकार का जो साज है, आवाज़ है, वो लेकर ही तो दुनिया में जा रहे हैं। जी बोला हमारा जा क्या रहा है, हम तो अपने कल्चर को ही ले जा रहे हैं। जी जी तो ये जो एक सपोर्ट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि जिस शहर में आप लोग जाओगे वहाँ के हर एक व्यक्ति का आपको सपोर्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सुनने और सराहने के लिए पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद करते हैं। कलाकार को क्या चाहिए? बस उनको कोई सुने और सराहे। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि ये एक इतना खूबसूरत कॉन्सर्ट जो इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, 9 शहर में हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के, गीत तार और ताल, कितना खूबसूरत नाम है, गीत तार एंड ताल। ये एक कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन को सुनने के लिए, समझने के लिए और इन कलाकारों को सराहने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। रमजान का पाक महीना चल रहा है और मुस्लिम भाई बंधु अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इस बीच आज एक खास स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूं। गुजरात का वडोदरा शहर कहा जाता है कि कला नगरी है। यहाँ तरह तरह की कला हर क्षेत्र में हमें देखने मिलती है और एक ऐसी ही एक छोटी सी लड़की जो 19 साल की है और कुरान शरीफ उन्होंने अपने हाथों से लिखी है। ला
वडोदरा के फतेहपुरा में रहने वाली बुशरा दूधवाला की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने कुरान शरीफ, जो मुस्लिम समुदाय का एक पाक ग्रंथ है, उसे अपने हाथों से लिखा है। और बुशरा को आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। बुशरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे। कुरान शरीफ आपने अपने हाथों से लिखी है। बताइए अपने बारे में, पहले तो कुछ बताइए, कहाँ रहते हैं, कितनी पढ़ाई की है आपने, घर में कितने लोग हैं, कितने भाई बहन हैं? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दूधवाला बुशरा मोहम्मद सलीम और मैं फतेहपुरा बाटलीवाला कॉम्प्लेक्स में रहने वाली हूँ और मैं 19 साल की हूँ और मैं मदरसे अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वक्त पढ़ती हूँ और एक वक्त पढ़ाती हूँ। और मेरी फैमिली में हम 4 सिस्टर है, हम 4 बहना है। मुझसे 2 बड़ी और मुझसे एक छोटी है और मेरे अम्मी अब्बू, हम 6 जन हैं। और मैं मदरसे अहमद मुस्तफ़ा में एक वक्त पढ़ती हूँ। सुबह के वक्त तालीम हासिल करती हूँ और दोपहर के वक्त 2 से 4 बच्चों को तालीम देती हूँ। और घर के कामकाज के साथ मैंने ये कुरान शरीफ लिखना शुरू किया। कहाँ से ये मन में सोच आई कुरान शरीफ? क्योंकि बचपन से आप पढ़ते तो ज़रूर आए हैं, लेकिन उसे लिखना, क्योंकि बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, उसे पढ़ना और उसे लिखना, कहाँ से अपने ये ख्याल कहाँ से मन में आया कि मुझे कुरान शरीफ लिखना है, वो भी अपने हाथों से? मैं मदरसे में अरबी का कोर्स करती हूँ और इस दौरान हमारे उस्ताद कारियाना साहब ने एक वाक़या बताया था, एक किस्सा सुनाया था कि उस दौर पर, उस ज़माने में कुछ औरतें और कुछ लड़कियां, अशराफ की लड़कियां अपने हाथों से कुरान लिखती, उसको अपने जहेज़ में ले जाती, मैके ले जाती। और यही किस्सा सुनकर मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने भी कुरान शरीफ लिखना शुरू किया। कोरोना का वक्त था, तब मेरे पास ज़्यादा वक्त था। फारिग वक्त में मैंने सोचा कि मैं कुरान शरीफ को लिखूं और तब मैंने इसको लिखना शुरू किया। 2 साल की मुद्दत में मैंने ये कुरान मुकम्मल किया। इसके अंदर कुरान शरीफ में 30 पारे हैं, 848 पेजेस है, सफ़े है और 6666 आयत है। और लिखने के बाद मैंने कारियाना साहब को पूरा कुरान चेक करवाया। अच्छा, और आपने इसकी जो लिखाई की है वो पेंसिल से की है, पेन से की, किस चीज़ से की है और कितना मेहनत लगा उस वक्त? क्योंकि 2 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है, आप मोटिव भी कई बार लूज कर देते हैं। शुरुआत में बहुत जोश होता है, हम शुरू करते तो हैं, लेकिन फिर वो इंस्पिरेशन कहाँ से बनी रही? मैंने कुरान शरीफ पेंसिल से लिखा है और जो आयत आती है कुरान शरीफ में वो मैंने बॉल पेन से करी है। और कुरान शरीफ में जो ब्लैक उससे लिखा हुआ होता है वो मैंने कारियाना साहब के पास लिखवाया ताकि मेरे लिखने के साथ साथ उनकी भी एक निशानी हो। जी, 2 साल की मेहनत के बाद ये कुरान शरीफ लिखा गया है और घर वालों का सपोर्ट बाकायदा होगा ही, क्योंकि 2 साल बहुत लंबा पीरियड रहता है। और बुशरा खुद पढ़ती भी है, मदरसा में पढ़ाती भी हैं छोटे बच्चों को। परिवार ने कैसे सपोर्ट किया बुशरा? क्योंकि 2 साल तक आपको जब लिखना होता है तो रोज़ उसके लिए समय निकालना, घर के बाकी काम भी करना, तो घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया? जब जलसा आ रहा था मदरसे में तब मेरे पास आखिरी 15 दिन थे और मेरे को वो प्रोग्राम था, उसमें मुझे ये कुरान शरीफ लिखा हुआ पेश करना था। उस्ताद के उन्होंने बोला था कि कुरान शरीफ पेश करना, तो उनके मुझे अरमान पूरा करना था। मेरे पास आखिरी 15 दिन थे। एक मौका ऐसा आया कि मैं लिखती गई और मेरी अम्मी मुझे खाना खिलाती गई और पढ़ने पढ़ाने के साथ मैंने ये कुरान को लिखा और मेरी अम्मी मुझे खिलाती गई। और जलसे के दिन जब प्रोग्राम था तब मैंने सुबह के बाद उस्ताद को ये पेश किया। मतलब तब दिन भर आप लिखते रहते थे? दिन रात एक करके लिखा है, दिन रात एक करके आखिरी 15 दिन में। और जब घर वाले ये सुनते थे, आपके रिश्तेदार सुनते होंगे, वो क्या कहते थे कुरान शरीफ लिखने पर? खुश होते थे कि पहली लड़की है जिसने कुरान शरीफ लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह उस कुरान शरीफ लिखने में मेरे को अल्लाह ताला ने अल्लाह के फजलो करम से बहुत मदद आई। और मेरे मुकम्मल होने में सबसे बड़ा साथ और कारियाना साहब का है, उनकी मेहनत से मेरा ये कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं जो कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने नई नई की है, लेकिन बुशरा ने जो किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि समय का सदुपयोग तो है ही, अल्लाह के नज़दीक जाने का एक बेहतर रास्ता बुशरा ने चुना है और वो कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखना, एक पवित्र ग्रंथ जिसकी बारीकाई बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत सारी आयतें हैं, उसे पढ़ना अपने आप में
एक बड़ी बात है और लिखना तो शायद बहुत ही बड़ी बात है जो हर कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन बुशरा ने ये कर दिखाया है और इसलिए आज हमारे बीच बैठी है, अपनी बातें बता रही हैं। बुशरा, अब्बू कितने खुश होते हैं, क्योंकि बेटियां जो होती है वो हमेशा ही कोई भी पिता की बहुत ज़्यादा प्राइड होती है, गर्व होता है, तो अब्बू क्या कहते हैं इसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान शरीफ मुकम्मल होने के बाद सब लोग बहुत खुश हुए, प्राउड फील कर रही है। मेरे अब्बू भी बहुत खुश हुए। वो चाहते थे कि मैं भी मदरसे में आलिमा बनूं और मैं ये कोर्स कर रही हूँ। इंशाल्लाह 1 साल बाद मैं आलिमा बन जाऊंगी, उसके बाद मैं बच्चों को तालीम दूंगी और इसमें भी मेरे अब्बू का बहुत बड़ा साथ है। उन्होंने ही मुझे ये इसमें दिन के मामले में मतलब आगे भेजा है और उस्ताद की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का बहुत बड़ा साथ है और मेरे अम्मी अब्बू दोनों ही बहुत प्राउड फील कर रहे कि मैंने कुरान शरीफ मुकम्मल किया और 1 साल बाद मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, आलिमा का सनद मिलेगा, तब भी इंशाल्लाह प्राउड फील करेगा। बिल्कुल, आलिमा बनना अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप बच्चों को मदरसा में यही सारी चीज़ें, धर्म का ज्ञान देंगे। बहुत सारे मौलवी हमने देखे, धर्म गुरु देखे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उस जगह पर चाहे कोई भी धर्म की बात हो, मुस्लिम धर्म की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो, महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे ही है। लेकिन बुशरा जैसी लड़कियां अब हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है, महिलाओं का नाम रोशन कर रही है और बुशरा 1 साल में इंशाल्लाह आलिमा बन जाएंगी और बच्चों को मदरसा में यही सारा धर्म का ज्ञान देंगी। बच्चों को अभी भी आप सिखाती हैं, तो बच्चों को कैसे धर्म के साथ जोड़ती हैं? मैं छोटे 10, 11, 12 साल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को मैं तालीम देती हूँ और उनको ये दिन के मामले में इल्म सिखाती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, अपने इस्लाम क्या कहता है। और सबको ये जो बच्चों का जो सिपा रहेगा कुरान तक पहुँचने के लिए एक किताब है जो अलिफ है, बा है, वो सब बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और उनको दिन के मामले में सब सिखाती हूँ कि इस दिन में क्या है, ये पढ़ना क्या है, इस्लाम क्या कहता है, यही बच्चों को मैं तालीम हासिल देती हूँ। इस्लाम धर्म को सारे विश्व में सबसे अच्छा धर्म कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम में जो लिखा है वो हर धर्म से कहीं ना कहीं बेहतर है और वही सारी चीज़ें बच्चों को भी सिखाया जाता है। मुस्लिम धर्म में बचपन से ही धर्म का ज्ञान दिया जाता है और इसलिए बुशरा जैसे बच्चे आगे आकर धर्म का ज्ञान इतनी छोटी उम्र में बांटने लगे हैं। बुशरा, आजकल अलग अलग धर्मों को बांटने की कोशिश हो रही है, इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? मिलजुल के रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा बांटना चाहिए, इनसे दुश्मनी करनी चाहिए। हम सब एक ही है हिंदुस्तान में। मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि मिलजुल के रहे, सब भाई बहन है अपने। हिंदुस्तान वासी है हम, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन हम सारे एक देशवासी हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं। यहाँ धर्म कोई मायने नहीं रखता है। छोटी मोटी बातें जो लोग उठाने की कोशिश करती है उसे हर एक नागरिक, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, पारसी है, वो खुद डिनाई करता है और खुद एकता की ओर देश को आगे ले जाता है। बुशरा वडोदरा का गौरव है और इसलिए आज हमने आपको बुशरा से मिलाया है। एक सवाल मेरे मन में और भी आ रहा है, हिजाब को लेकर देश दुनिया में बवाल मचा हुआ है। हिजाब को लेकर बुशरा आपका क्या मानना है? हिजाब जारी रहना चाहिए कि हिजाब अब पीछे छूटना चाहिए? नहीं, ये हमारे इस्लाम में औरतों के लिए ऐसे कोई पाबंदी नहीं है। हिजाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसमें लड़कियों की खूब हिफाजत होती है और ये हिजाब, बुर्खा पहनना, नकाब रहना, ये हमारे इस्लाम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसमें लड़कियों की खूब हिफाजत होती है। ये अपनी अपनी आस्था की बात है और कोई भी कपड़े हो, कोई भी हिजाब हो, चाहे ना पहना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सीधे सीधे आपके मन में जो हो रहा है, आप अल्लाह से जुड़ रहे हैं, आप जो चाहे इस्लाम को जिस तरह से चाहे उस तरह से फॉलो कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। हिजाब को लेकर जो चीज़ें उठ रही है वो बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि ये एक पर्सनल राय है और जो करना चाहे उसे कभी भी उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ कहना चाहोगी आखिरी मोमेंट पर?
मैं तमाम नौजवान बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि जिनके पास फारिग वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बेटियां पढ़ना जानती है, लिखना जानती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी इसको अपने जहन में ले, कुरान शरीफ को लिखे और इसको अपने जहेज़ में ले जाए, मैके ले जाए। इससे अल्लाह की बहुत मदद आती है, सवाब मिलता है, आखिरत संवर जाती है। मैं तमाम बेटियों से यही कहना चाहूँगी जो अपने आप को इन अच्छे कामों में लगाए और इन मोबाइल के फितनों से अपने आप को खूब बचाए और इसको अपने ज़्यादा वक्त दे, इस फारिग वक्त में वो भी अपने हाथ से कुरान शरीफ को लिखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आई। बुशरा जैसी बेटियां हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए गर्व की बात है और इसलिए आज बुशरा से मैंने आपके सामने बातचीत की है ताकि प्रेरणा मिले। हमें करना बहुत कुछ होता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें रोक के रखती है और इसीलिए हमारे मन में जो है उसे कैसे हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को पूरा किया जा सके, उसका एक उदाहरण है बुशरा। वीएनएम टीवी पर आप ये प्रसारण देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें आप तक पहुंचती है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देखते रहते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर आप 24 घंटे वीएनएम टीवी को देख सकते हैं। वीएनएम टीवी जरूर देखते रहे। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गर्मियों का मौसम शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों की छुट्टियां भी कुछ समय में शुरू होने वाली हैं। तो सेंट्रल बोर्ड स्कूल्स हैं, उनकी स्प्रिंग ब्रेक चल रही है। ऐसे में बच्चे जो हैं घर पर हैं और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि बच्चों को वेकेशंस में कहाँ पर बिज़ी रखा जाए, किस तरह से बच्चे ये समय जो है वो क्रिएटिवली यूज़ करें। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, बहुत ही कलरफुल और क्रिएटिव एटमॉस्फेयर है। जी हाँ, हम मौजूद हैं आज बड़ौदा सिटी के बहुत ही माने हुए
द फाइन आर्ट स्टूडियो में और आज मुलाकात करेंगे यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ के फाउंडर के साथ और जानेंगे कि ये वेकेशन का समय जो है वो किस तरह बच्चे जो हैं वो क्रिएटिवली यूज़ कर सकें ऐसी चीज़ें जो घर में इजीली अवेलेबल हैं और पेरेंट्स के थोड़े से गाइडेंस के साथ। तो मिलते हैं यहाँ के फाउंडर मिस मनाली श्रॉफ से। मनाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, थैंक यू। इन्होंने मास्टर्स किया है फाइन आर्ट्स में। ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं द फाइन आर्ट स्टूडियो जो गोत्री में लोकेटेड है। इन्हें अवार्ड दिया गया था उस समय हमारे प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम के हाथों। एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाती हैं एमएस यूनिवर्सिटी में भी और बहुत समय जो है खुद भी क्रिएटिवली यूज़ करती हैं, कैनवास में पेंटिंग करती हैं और अलग अलग चीज़ों में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करती हैं। कोविड के बाद बच्चों से स्क्रीन जो हैं वो दूर करनी बहुत मुश्किल हो गई हैं और इस समय में स्पेशली अब जब ऑफलाइन स्कूल्स एक पैटर्न में आ गई हैं तो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा एक यही क्वेश्चन होता है कि बच्चों को क्रिएटिवली किस तरह से आर्ट के साथ जोड़ा जाए। आर्ट ऐसा क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है बच्चों की लाइफ में अगर वो इससे जुड़ें तब? कोविड तो ख़त्म हो गया है बट द आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी है, राइट? तो उन लोगों का जो स्क्रीन टाइम है, लाइक हाउ डू यू रिड्यूस इट, उनको एंगेज करते हैं, राइट? और एंगेज ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक वी शुड ट्राई एंड मोल्ड देम इज़ व्हाट आई फील। एंड वन ऑफ द वेरी मैनी वेज दैट वी हैव इज़ क्रिएटिव आर्ट्स। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल्स के लिए यू विल हैव टू हंट फॉर एक्सपेंसिव मटेरियल्स या ऐसा कुछ। आप बच्चों को मटेरियल्स दीजिए, राइट? हमारे यहाँ पे हर दिन वी गेट लाइक अमेजोन से डिलीवरी आता है, राइट? स्विगी से डिलीवरी आता है। व्हाट डज इट लीव बिहाइंड? लॉट ऑफ कार्टन बॉक्सेस, लॉट ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस, लॉट ऑफ बॉटल्स, लॉट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, राइट? सो व्हाई डोंट वी यूज देम? ठीक है, यू डोंट टेल योर चाइल्ड कि आज कार्टन बॉक्स से आपको ये बनाना है। यू गिव देम कि ये मटेरियल है, व्हाट डू यू थिंक आप क्या बना सकते हो इसमें से, राइट? सो लेट देयर क्रिएटिव जूसेस फ्लो। बेसिकली ये बच्चों के लिए आई वुड से बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चों में, राइट? सो इट्स डिफिकल्ट टू कीप देम इंटैक्ट इन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो दैट्स वाई गिव देम डिफरेंट मटीरियल्स, give them different I would say environment। जैसे आज ये रूम में हम बैठ के करेंगे, आज यहाँ पे जाएंगे, आज कमाटी जाके थोड़ा कुछ करेंगे। give them different locations also, different environment, different materials, different activities, and for that you don't need to enroll your child into any classes all the time, right? This is a misconception that we have कि अच्छा वेकेशन आ रहा है, कहाँ पे डालेंगे बच्चों को, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज़ घर पे जो मटेरियल्स है आप उनको दीजिए। सपोजिंग पेपर है तो पेपर से यू कैन मेक अमेजिंग पेपर मैश क्राफ्ट्स। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, लाइक यू कैन जस्ट रोल देम, लाइक क्विलिंग जिसको बोलते हैं, उसको रोल करके चीज़ें बना सकते हैं। बॉटल्स होती है, you can just paint the bottles, you give them the materials, right? Because they have so much energy, we need to tap that energy, और वो टैप करके we have to utilize the energy in a very beautiful way, in a very productive way, I would say. बहुत सही बात बता रहे हैं मनाली। और आई थिंक सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि पेरेंट्स को अपना जो है कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को हम अक्सर ये सोचते हैं कि बच्चे फ्री हैं तो क्लासेस में एनरोल करवा देंगे तो हमारा हेडेक थोड़ा कम हो जाएगा। बट आई थिंक जैसे मनाली ने कहा कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपको बच्चों को क्लास में भेजना है। देखिए, क्लास ओनर होके खुद बोल रही हैं कि ये एक मिसकंसेप्शन है, तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम वो करती हैं। Like I see it as an opportunity wherein the family bonding can also happen, right? Like the parent can bond with the child and vice versa, because इतना beautiful time किड्स का इतना रिजीम, लाइक इट्स सो स्ट्रिक्ट रिजीम, लाइक कितने बजे उठना, कितने बजे खाना, कितने बजे सोना, कितने बजे पढ़ाई करना। सो इट्स सो स्ट्रिक्ट, दे डोंट हैव एनी ब्रीदिंग स्पेस इन देयर रेगुलर एकेडमिक लाइफ। सो दिस इज वन टाइम वेयर द चाइल्ड कैन just be free, right? And can just be like be himself and do things which he cannot do otherwise. जो चीज़ें वो हमेशा नहीं कर पाते हैं, तो we can use this time
productively. And the parent, what they need to do is thoda advanced planning kariye. You have to be creative. You also will have a chance to become a kid once again. And advance में planning करने के साथ बच्चे को involve करिए planning के अंदर. What do you want? आपको क्या अच्छा लगता है? What do you want to do over these days? You can ask the child to make like a summer timetable. तो वो क्या होगा, वो खुद को भी independent समझेगा. He'll be in charge of those few days, and he feels like this is what I want to do. So there's a lot of positivity that you're giving the child also. You're giving him some space. Right. Plus, when you enroll him somewhere, if at all you're doing, or if you're giving him a task at home, he will not feel कि oh मम्मी ने किया तो मुझे करना पड़ेगा. He has chosen to do that. Right. So then that effort that you are making, or what the child is doing, वो ज़्यादा निकल के आता है, is what I feel. हम सिर्फ बातें नहीं करने वाले हैं, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ द फाइन आर्ट स्टूडियो में जो बच्चे हैं वो किस तरह अपने आप को क्रिएटिवली एंगेज करते हैं. मनाली इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आप घर पे भी यूज़ कर पाएंगे. तो चलिए उसका फटाफट एक झलक लेते हैं, बच्चों से भी मिलते हैं और देखते हैं उनका क्रिएटिव वर्क. सो जैसे मैंने बोला, बहुत सारी चीज़ें आप घर पे ही करवा सकते हैं बच्चों को. जैसे ये अगर आप देख रहे हैं, दे आर डूइंग अ कॉम्पोजिशन. अगर आप कहीं गए हो या आप पहले कोई ट्रैवल किया है या आप ट्रैवल कर रहे हो, वाइल यू आर ट्रैवलिंग ऑल्सो, वट एवर यू हैव सीन यू कैन आस्क देम टू मेक. शी इज़ डूइंग अ डूडल. इफ़ यू कैन सी दिस वन, शी इज़ डूइंग अ डूडल. All you need is like a pen and a paper. You give them ideas, let them explore. Whatever they want to make, they're free to make. Just उनको बोले कि आप आज के दिन में जो किया उसका doodle बनाइए. Let them explore. Let them be themselves. Say for instance on this table what kids are doing. ये कपड़ा है, कैनवस का कपड़ा. आपके घर पे अगर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, पुराना कपड़ा है, शीट्स ऑफ द बेड शीट्स दैट यू हैव अनयूज्ड, नॉट बीइंग यूज्ड, पुराना है, ओल्ड है, काम का नहीं है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पपेट्स, राइट? सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट वेर इन कटआउट्स है, स्टिच भी नहीं है, वी हैव स्टक इट विद द फेविकॉल एंड वी हैव आस्क्ड द किड्स टू पेंट इट. बॉटल्स, घर पे बॉटल्स होती ही हैं, सॉसेस की बॉटल्स रहती है या लेफ्ट ओवर बॉटल्स, किसी के ढक्कन नहीं होते हैं, किसी के वी आर नॉट यूजिंग सर्टन बॉटल्स. गेट देम पेंटेड. इधर ग्लास कलर्स दीजिए या आप एक्रेलिक पेंट्स दीजिए. जस्ट गिव देम एंड टेल देम डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ द गिवन मटीरियल. अभी आप ये देख रहे हैं, सो घर पे आप क्ले बना सकते हैं. इट्स वेरी ईजी टू मेक होममेड क्ले. या तो आप कॉर्नफ्लावर होता है, कॉर्नस्टार्च होता है, उसके अंदर फेविकॉल डाल के उसको थोड़ा गरम करिए, चलाइए थोड़ा गैस के ऊपर, एंड वंस इट बिकम्स लाइक अ डो कंसिस्टेंसी यू कैन जस्ट यूज़ इट द वे यू वांट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले ऑल्सो, लाइक जिसके अंदर हमने पेपर क्ले यूज़ किया है. पेपर को भिगो के हम लोग उसके अंदर फेविकॉल डालते हैं और उसको लंप जैसा बनाते हैं और उसके अंदर थोड़ा हम कॉर्नस्टार्च डाल सकते हैं. एंड वट एवर यू वॉन्ट टू मेक यू कैन मेक आउट ऑफ दिस. गिव देम एंडलेस पॉसिबिलिटीज़. और ये सारा घर के अंदर ही मटीरियल होता है. आपको कोई शॉप में जाके यू डोंट हैव टू बाय लाइक एक्सपेंसिव मटीरियल्स फॉर द किड्स. अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा टेरेकोटा क्ले है, जो लाल मिट्टी से हम मटके बनाते हैं. यू कैन गिव देम टू योर किड्स. ये उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को ये शार्प करता है ज़्यादा. और दैट फिज़िकल टच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए, एंड ये क्ले वही चीज़ करता है. अगर आप वहाँ पर देखेंगे, सो हरदित इज़ डूइंग अ ब्यूटिफुल क्ले स्कल्पचर. प्लस यू कैन ऑल्सो गिव योर चाइल्ड प्ले डो. जो प्लास्टिसिन मिलता है, प्लास्टिसिन से भी हम वही चीज़ें कर सकते हैं. अगर ये क्ले अवेलेबल नहीं है तो यू कैन आस्क द चाइल्ड टू मेक थिंग्स विथ
द प्लास्टिसिन. अगर आप यहाँ देखेंगे, कविश इज़ वर्किंग ऑन अ मोज़ेक. अभी घर के अंदर सबके यहाँ पे टूटा हुआ टाइल्स पड़े रहते हैं, अनयूज टाइल्स होते हैं. वी आर जस्ट नॉट यूजिंग इट. सो उसको ही तोड़ तोड़ के आप दे सकते हैं, मोज़ेक्स बना सकते हैं बच्चे. यू कैन ऑल्सो पेंट ऑन द टाइल. अगर टाइल्स अनयूज्ड है, वी कैन पेंट विथ द टाइल्स ऑल्सो. दिस इज़ ही इज़ डूइंग. अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्लेट्स है, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती है, वही प्लेट्स हमने यूज़ की है. उसके अंदर थोड़ा कोन वर्क किया है और यू नो मिरर्स मिलते हैं. वी हैव यूज दो. शी इज़ मेकिंग अ कच्ची मिरर म्यूरल. इफ़ यू लुकिंग देयर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कार्टन बॉक्सेस आते हैं. सो ये वही मटेरियल है. इसके दो साइड्स रहते हैं, एक स्मूथ साइड रहता है और ये अगर आप देखेंगे तो ये टेक्सचर वाला साइड है. सो दोनों को मिक्स कर करके दे हैव मेड दीज ब्यूटिफुल मास्क्स. रादर आई वुड कॉल देम रिलीफ म्यूरल्स. उसी को स्टिक कर करके हमने बनाया है. सो यू कैन यूज़ द कार्डबोर्ड शीट्स दैट यू गेट इन पैकेजिंग मटीरियल in a very beautiful way. So ये हमारे लेफ़्ट ओवर कपड़े होते हैं, कभी अनयूज्ड कपड़े होते हैं, उसको यूज़ करके, न्यूज़पेपर्स को यूज़ करके आप कोलाज बना सकते हैं. You can make anything that you want out of this and it gives a very very beautiful effect. अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आप उसको सिर्फ क्रेयॉन्स भी दे देते हो तो भी you know they are sorted for a few hours, I would say. Ivanka is making a beautiful mask. Ivanka, can you show your mask also? Yeah. So ये आई मास्क है, वही कार्डबोर्ड है, थोड़ा कलर्ड पेपर्स है, उसी से कट करके बच्चे बना सकते हैं. एज आई सेड, मटीरियल्स देंगे, वो खुद का इमेजिनेशन यूज़ करेंगे. ये न्यूज़पेपर का कैप्स है, जस्ट फोल्ड करके बनाया है और उसको बच्चे डेकोरेट कर रहे हैं. सो दूसरा एक और चीज़ भी हो सकता है, आप उनको छोटे बच्चों को टॉयज़ और वट एवर ऑब्जेक्ट्स आर देयर, और आप उनको बोल सकते हैं कि ये बनाइए, दिस इज़ ऑब्जेक्ट स्टडी. सो उससे क्या होगा, उनका ऑब्जर्वेशन भी बढ़ता है, प्लस स्किल्स भी इम्प्रूव होता है, प्लस इट्स ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग फॉर देम. वो शेप्स देखते हैं, रेक्टेंगल्स देखते हैं, स्क्वायर्स देखना स्टार्ट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट देख के जो बनाते हैं, वो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज. सो आपने देखा मनाली ने कितनी अच्छी तरह से डिस्क्रिप्टिवली बताई कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आप घर पे कर सकते हैं, और इतना सुंदर आइडियाज़, इतने प्रैक्टिकल आइडियाज़ और बहुत ही इजीली अवेलेबल मटेरियल जो आपके घर पर मौजूद है, आपको सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना है और बच्चों को क्रिएटिवली इन हॉलीडेज़ में उन्हें एंगेज करने की कोशिश करनी है. वी आर रियली थैंकफुल टू मनाली एंड टू द फाइन आर्ट स्टूडियो कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और इतने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आज हम रूबरू हुए. इतने छोटे बच्चे हैं, सब मिक्स एज के बच्चे हैं, लेकिन सबकी कैपेबिलिटीज़ बहुत अलग अलग हैं. हर बच्चे में टैलेंट है, हम हमेशा कहते आए हैं, बस इसे उजागर करने की कोशिश हम सभी को करनी है, एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, एज अ सोसाइटी. आप इसी तरह हर हफ्ते हमसे जुड़ते रहें. VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. नमस्कार.